इसके इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने 20 प्रश्न देख लिया था। अब उसी से हम लोग आगे इस पार्ट में देखते हैं। तो इसका टॉपिक है गर्भाधान संस्कार, यानी कि जो गर्भ संस्कार होता है उसके अंतर्गत क्या क्या होता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, वो सारी चीज़ इस टॉपिक पे देखते हैं। तो गर्भ संस्कार किस में सहायक होता है, तो गर्भ संस्कार किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है या क्या उसमें सहायक होता है, तो ये भ्रूण के समग्र विकास में जो फीटस होता है, तो फीटस के समग्र विकास में उसके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो गर्भाधान संस्कार जो फीटस होता है उसके डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था में भ्रूण के मन को क्या प्रभावित करता है। तो जो भी फीटस होता है उसके मन को प्रभावित क्या करेगा, तो उसकी जो माता होती है, तो उसकी माँ जो भी फील करती है, जैसा उस माँ के आसपास का वातावरण होता है, वो अगर वो स्ट्रेस में हो तो बच्चे पर फ़र्क पड़ेगा। इसलिए क्या है, उसकी मदर की इमोशंस और उसकी सराउंडिंग ये सारे इम्पोर्टेंस होते हैं। तो माँ की भावनाएं और वातावरण ये सभी क्या करते हैं, भ्रूण के मन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गर्भ संस्कार में क्या सम्मिलित होता है। तो जो गर्भ संस्कार है उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है, तो गर्भ संस्कार में जो मदर होती हैं वो गीत संगीत सुने, मंत्र सुने, ध्यान करें, योगा करें और स्ट्रेस फ्री रहें, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संगीत, मंत्र और ध्यान, क्योंकि ये माता के भी मन को स्वस्थ रखता है और तो इसी के और उससे जुड़े होने के कारण बच्चे के भी मन को ये स्वस्थ रखते हैं। इसलिए क्या गर्भ संस्कार है उसमें ये इन सब की इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए इनको उसमें सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है गर्भ संस्कार के दूसरे तिमाही में क्या सलाह दी जाती है। तो जो गर्भ संस्कार है उसके दूसरे तिमाही में क्या सलाह देना चाहिए, तो उसमें आध्यात्मिक पाठ और भावनात्मक जुड़ाव ये सब सलाह दी जाती है। यानी कि मदर जितने बच्चे से या इमोशनल अटैचमेंट रखें वह, और जो आध्यात्मिक पाठ वगैरह है वो चिंतन मनन करें, पूजा पाठ करें या अच्छे मंत्र का जाप करें या गीत संगीत सुने, मंत्र का जाप करें, मानसिक शांति रखें, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होते हैं गर्भ संस्कार में बच्चों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है गर्भ संस्कार प्रभावशाली होता है क्योंकि यह किसका पालन करता है। तो गर्भधान संस्कार जो होता है वो प्रभावशाली होता है क्योंकि ये आयुर्वेद के पूर्व जन्म का विज्ञान कहा जाता है। एक्चुअली होता है क्या है, आप लोगों ने स्टोरी सुना होगा कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो पूर्व जन्म से जुड़ी हुई उसके पास बहुत सारी भावनाएं होती है, बहुत सारी यादाश्त होती है, बहुत सारी याद जुड़ी होती है। तो गर्भधान संस्कार जब होता है तो उसके बाद जब उत्पन्न बच्चा होता है वो अपने पूर्व जन्म की चीज़ें भूल जाता है और पूर्व जन्म की चीज़ों को उसको लेकर के नहीं आता है। तो इसलिए क्या होता है, गर्भधान संस्कार इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यह अपने पूर्व जन्म के विज्ञान से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए क्या है, गर्भधान संस्कार में पूर्व जन्म का ये विज्ञान कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित है, मासिक धर्म से संबंधित। तो इसको देख लेते हैं, रजस्वला परिचर्या कब की जाती है। तो रजस्वला एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही कहते हैं। तो यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म होता है, उसी के अकॉर्डिंग की जाती है। सामान्य चीज़ है, ये आप लोगों को पता भी होगा। मासिक धर्म के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें घी का सेवन कर सकती हैं, नींद लेना अच्छा चीज़ है, ध्यान मेडिटेशन इत्यादि कर सकती हैं। उसमें हैवी एक्सरसाइज इत्यादि का मतलब टैबू है, मतलब नहीं करना चाहिए। हैवी एक्सरसाइज इत्यादि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है मासिक धर्म के रक्त को क्या कहा जाता है। हर एक प्रकार के जो रक्त होते हैं उनके रक्त का कोई ना कोई नाम है। तो जो मासिक धर्म का रक्त है उसको आर्तव कहा जाता है। मासिक धर्म के ब्लड है उसको आर्तव नाम से बताया जाता है। चलिए, मासिक धर्म में मुख्य रूप से कौन सा दोष सम्मिलित होता है। जो आपको पता है कि आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो आयुर्वेद में जो मासिक धर्म के में जो मुख्य रूप से होता है वह वात दोष होता है।
तो वात दोष मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक्टिव रहता है। अनियमित मासिक धर्म आमतौर पर किसके कारण होता है, यानी कि पीरियड्स में इरेगुलर जो होता है उसका कारण मुख्य रूप से क्या होता है। तो इसका मुख्य रूप से जो होता है हार्मोनल जो चेंजिंग होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो हार्मोनल असंतुलन और एक्स्ट्रा स्ट्रेस के कारण इसमें क्या होता है, इरेगुलरिटी इसमें आती है। इसलिए क्या है, हार्मोनल असंतुलन यानी कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वह, और स्ट्रेस, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो भी हो सकता है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बार बार आ जाए, या हैवी एक्सरसाइज वगैरह कर ले तो भी उसे एक्स्ट्रा ब्लीडिंग इत्यादि होने लगता है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौमार भृत्य से संबंधित है। तो कौमार भृत्य किससे कहते हैं इत्यादि जान लेते हैं। कौमार भृत्य का मुख्य अर्थ होता है बाल रोग। बाल रोग कह लीजिए या शिशु रोग कह लीजिए, यह जो शिशु रोग है इसे ही कौमार भृत्य कहा जाता है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो कौमार भृत्य किससे संबंधित है, यहाँ पर प्रश्न भी आ गया, कौमार भृत्य किससे संबंधित है। तो कौमार भृत्य अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो बाल स्वास्थ्य से संबंधित है। पीडियाट्रिक जो हेल्थ है यानी कि बाल रोग, शिशु रोग, इससे संबंधित है। शिशु के लिए पहला अन्नप्राशन संस्कार क्या कहलाता है। जो बच्चा है, बच्चे के लिए जो पहला अन्नप्राशन संस्कार है उसको अन्नप्राशन ही कहा जाता है। वो अन्नप्राशन संस्कार होता है, यह जन्म के 6 माह बाद किया जाता है। 6 महीने बाद अन्नप्राशन किया जाता है, यानी कि वह फिर अन्न खाने योग्य, जैसे दलिया इत्यादि खाने योग्य हो जाता है, इसलिए उसका अन्न का आरंभ किया जाता है, इसलिए उसको अन्नप्राशन कहा जाता है। सुवर्ण प्राशन क्या है। सुवर्ण प्राशन क्या होता है कि सुवर्ण प्राशन मतलब सोने का जो भस्म होता है उससे बना हुआ एक प्राशन बनाया जाता है, और उसका काम होता है बच्चे के इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो बच्चे का जो अर्थात यह इम्यूनिटी बूस्टर होता है बच्चे के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक बूंदें होती हैं, उसी को सुवर्ण प्राशन कहा जाता है, जो बच्चे के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बाल चिकित्सा में किस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बाल चिकित्सा में गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका कंसेप्ट यह है कि बच्चे के यादाश्त को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, गायत्री मंत्र इत्यादि का जप करवाते हैं। और गायत्री मंत्र का जप का फल यह होता है कि उससे जो बालक होते हैं या किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, इनफैक्ट कोई भी कर सकता है, तो जिसको अपनी यादाश्त क्षमता बढ़ानी होती है वह गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। उसमें गायत्री मंत्र बहुत इफेक्ट करता है। महामृत्युंजय मंत्र जो होता है, तो महामृत्युंजय मंत्र उनके लिए जो होता है जो जिन पे अकाल मृत्यु इत्यादि की संभावना होती है, जो बहुत ज़्यादा रोग से ग्रसित रहते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि यानी कि कोई ऐसा रोग हो जाए जो जिससे लगे कि उसके मतलब उसकी मृत्यु हो सकती है, उसका डेथ हो सकता है, तो उसके लिए तो वह ना हो, उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। ओम नमः शिवाय जो है शिव के भक्ति के लिए आप कर सकते हैं, शिव जी के किसी भी प्रकार की आराधना के लिए कर सकते हैं, भय मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा, या विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि किया जाता है। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर है गायत्री मंत्र, यानी कि बाल चिकित्सा में गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। दांत निकलने की समस्या को आयुर्वेद में किससे ठीक किया जाता है। अगर जब बच्चे का दांत निकलता है, तो बच्चे का अगर दांत निकल रहा है तो उसको किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो मसाज और हर्बल्स के द्वारा, या उसको मसाज करके उसमें औषधियाँ डाल करके ठीक किया जा सकता है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्लोबल डिजीज, वैश्विक रोग से संबंधित है। इसके अंतर्गत देख लेते हैं इसमें कौन सा वैश्विक गैर संक्रमण रोग है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। तो इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डायबिटीज़ वगैरह आ जाता है, मधुमेह, डायबिटीज़ को ही हिंदी में मधुमेह कहा जाता है, शुगर। तो ये जो डायबिटीज़ है ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि गैर संक्रमण, यानी कि छूने इत्यादि से नहीं बढ़ता है, इसी को गैर संक्रमण कहते हैं। कौन सी जीवन शैली बीमारी वैश्विक रूप से बढ़ रही है। तो ऐसी कौन सी वर्तमान में जीवन शैली है जो
जीवन शैली या ऐसी जो बीमारी है जो पूरे विश्व में इसमें बहुत तेज़ी से फैल रही है। बहुत लोग इससे ग्रसित हैं। तो इसका क्या है, मोटापा जो है, ओबेसिटी। तो ये जो मोटापा है, ओबेसिटी, ये इससे पूरे विश्व के लोग ग्रसित हैं। यानी एज से पहले अत्यधिक मोटापा होना, और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे रोग मोटापा की वजह से ही आते हैं। तो इससे संपूर्ण इस बीमारी से वैश्विक रूप से ऐसा बढ़ा हुआ है कि सारे लोग इससे ग्रसित हैं। चलिए, कोविड-19 से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। कोविड-19 किसके कारण होता है? तो फंगस की वजह से, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया और प्रदूषण। तो ये वायरस की वजह से आपको पता ही है कि कोविड-19 एक वायरस है जिसके कारण ये फैला हुआ था। 2019 में शुरू हुआ था चाइना से। तो 19 में शुरू होने के कारण इसको कोविड-19 ये आपका ईयर हो गया, कहा गया। भारत में 2020 में आया और मार्च में फिर लॉकडाउन वगैरह की समस्या आई थी। चलिए, आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए किसकी सलाह देता है? आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, यानी कि जो आयुर्वेद है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए किस चीज़ का सलाह देता है? तो ये क्या फास्ट फूड की सलाह देगा कि नहीं आप खूब फास्ट फूड खाइए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी? तो नहीं, इसका आंसर क्या है? रसायन, औषधियाँ। तो ये जो रसायन है, रसायन जो होता है, औषधियाँ जो होती हैं, काढ़ा इत्यादि होता है, वो पीने से क्या होता है? इम्यूनिटी बूस्ट होता है। तो इसका आंसर है रसायन। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन महामारी रोग नहीं है? इसमें नीचे जो वो दिए हैं, तो इसमें कौन सा महामारी रोग है नहीं? तो स्वाइन फ्लू महामारी रोग है। और ये पेंडेमिक डिजीज़ है। इसके कारण क्या होता है, लोग पैनिक होते हैं। तो इसमें से कैंसर जो है वो क्या है? महामारी रोग नहीं है, इसलिए इसका आंसर कैंसर है। चलिए, तो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के हम आए हुए थे, और इसमें 40 के 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी हैं। उसी को देखते हुए अब ये वीडियो आपके सामने लाए हैं, और अच्छे से इसको देखिए। और भी कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपके और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के मैं आ जाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।